इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 50 टू सेक्शन 55 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 49 तक कवर कर लिए। अब देखिए जो वीडियो है ये आखिरी वीडियो है उन सेक्शंस की जो कि चैप्टर 6 के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां तक हम समझ चुके हैं कि सेक्शन 49 तक क्या दिया गया है। अब देखिए सेक्शन 50 के अंदर क्या बात बोलता है। सबसे पहली बात ये बोलता है पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन। क्या बोलता है? पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन। अब हमें ये पता है कि डिसोल्यूशन क्या होता है, क्या मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन होता है, किस तरीके से हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं। अब जब एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उस वक्त अभी सारी चीजें खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी जो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई है उसके बाद भी उस पार्टनरशिप फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज स्टैंडिंग रहती है। तो उन असेट्स और लायबिलिटी को जब हम पे करते हैं, मतलब असेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटीज पे करते हैं, तो उसको हम वाइंडिंग अप का प्रोसेस बोलते हैं। तो उस दौरान अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया जाता है फर्म के नाम से तो वो अकाउंटेबल होगा सेक्शन 50 के हिसाब से। जैसे हमने सेक्शन 16A पढ़ा था, सेम चीज यहां पे एप्लीकेबल होगी। सेक्शन 16 के अंदर क्या होता है कि जब पार्टनरशिप चल रही होती है, अगर उस दौरान अगर आप कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न करते हो तो वो भी आपको पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ता है। वही सेम चीज यहां पे एप्लीकेबल है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, मतलब डेथ हो गई तो पार्टनरशिप वो अपने आप ही चला जाएगा। तो अब वो फर्म डिसॉल्व हो गई तो अब उस फर्म के नाम से कोई भी पर्सनल प्रॉफिट नहीं अर्न किया जाना चाहिए। अगर किया जाएगा तो वो किसको अकाउंटेबल होगा? फर्म को अकाउंटेबल होगा। सेक्शन क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो हमें ध्यान में रखना है। अगर हमने ऐसी कोई बात कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात चलेगी। अदरवाइज क्या बोल रहा है? द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 16। कौन से प्रोविजंस? क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 16। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें यही बात लिखी गई है कि अगर कोई पार्टनर जब पार्टनरशिप चल रही है उस दौरान पार्टनरशिप के नाम से, पार्टनरशिप के कॉन्टेक्ट से, पार्टनरशिप के थ्रू कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है तो वो उसको किसको देना पड़ता है? पार्टनरशिप को ही देना पड़ता है। शेल अप्लाई टू ट्रांजेक्शंस बाय एनी सर्वाइविंग पार्टनर। अब क्या बोल रहा है कि भाई सर्वाइविंग पार्टनर कब होंगे? जब किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी। अब वो पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात नहीं लिख रखी थी कि सर्वाइविंग पार्टनर्स आगे फर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो अब वो जो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई उसके बावजूद भी जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होते हैं, या फिर आगे क्या बोल रहा है, और बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर, या फिर वो जो पार्टनर की डेथ हो गई उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो by any undertaken after the firm is dissolved on account of the death of the partner and before its affair have been completely wound up। तो उससे अगर इस तरीके का कोई भी चीज होती है कंप्लीटली बाउंड अप होने से पहले, अगर इस तरीके की कोई भी चीज वो करते हैं तो वहां पे सेक्शन 16 का क्लॉज ए एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब उससे अगर वो कोई भी गेन करते हैं तो वो किसको अकाउंटेबल होगा? पार्टनरशिप फर्म को ही अकाउंटेबल होगा। यहां पे एक केस है बेंटले वर्सेस क्रेवन का। बेंटले वर्सेस क्रेवन के केस के अंदर यही बात बोली गई थी। यहां पे बोलता है प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव हैज बॉट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब मान लीजिए कि जैसे अब ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ए की डेथ हो जाती है, बी एंड सी आर रिमेनिंग पार्टनर्स। अब बी क्या करता है? वो जो पार्टनरशिप फर्म जो डिसॉल्व हुई उसकी गुडविल को खरीद लेता है, क्योंकि जब डिसॉल्व होती है उसके बाद जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस वक्त जैसे सारे असेट्स बिकते हैं उसी तरीके से गुडविल भी बिकती है पार्टनरशिप की। तो एक पार्टनर ने क्या किया? गुडविल को खरीद लिया। तो अब अगर इस तरीके की कोई वो चीज करता है, कोई अपना प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी कि उसको वो वापस पैसा उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर देना पड़े। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट हिज राइट टू यूज द फर्म नेम। तो अब वो जो चीज है भाई, जो जिस तरीके से नाम यूज करके अगर वो प्रॉफिट अर्न करता है उस फर्म का, तो फिर उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उस नाम को यूज कर सकता है। तो ये चीज हमें सेक्शन 50 के अंदर बताएगी। उसके बाद आते हैं सेक्शन 51 के ऊपर। सेक्शन 51 बोलता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। अब क्या होता है, जब कोई पार्टनर आता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी पार्टनर थे और उनके नाम से एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, उसका बहुत नाम था मार्केट के अंदर। इसको देख के एक चौथा बंदा जैसे डी है वो उनसे बोलता है कि मुझे भी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करनी है। तो वो बोलते हैं ठीक है तो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर ले, लेकिन हम देखो क्यों अपनी पार्टनरशिप फर्म में ले। तो उसके लिए बोलता है ठीक है तुम्हारा इतना नाम है तो इसके लिए मैं तुम्हें एक प्रीमियम दूंगा। वो जो अमाउंट देता है उसके लिए उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो वो प्रीमियम जो देता है, अब जब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है हम डी को भी एज अ पार्टनर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारी पार्टनरशिप है चारों की, ये 1 साल के लिए चलेगी। तो यहां पे उन्होंने एक टाइम पीरियड फिक्स किया।
अब क्या होता है कि वो जो पार्टनरशिप बनाई उन्होंने एबीसीडी ने मिलके, वो 1 साल के पीरियड से पहले ही खत्म हो जाती है। 1 साल का पीरियड था, 8 महीने में ही अगर मान लीजिए खत्म हो गई, तो उसने वो जो प्रीमियम पे किया था वो तो उसने पूरे 1 साल के लिए पे किया था। तो अब इसका डिसोल्यूशन कैसा हो गया, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। उसको मेच्योर कब होना था पार्टनरशिप को, 1 साल बाद, लेकिन वो कब डिसॉल्व हो गई, 8 महीने में ही डिसॉल्व हो गई, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो गया उसका। तो जब इस तरीके का डिसोल्यूशन होगा तो जितना टाइम पीरियड बचा या फिर उनके बीच में जिस भी तरीके की उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी थी, उस हिसाब से उनको, जैसे वो 4 महीने का टाइम पीरियड बचा या फिर जैसा भी उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, उस हिसाब से उसको अपना जो प्रीमियम था वो वापस मिल जाएगा। जैसे उसने 12 महीने के 12,000 रुपए दिए, तो हो सकता है उन्होंने लिखा होगा जितने महीने काम करोगे, जैसे 8 महीने करोगे तो उसके 8,000 रुपए हो गए, बाकी 4,000 रुपए उसको अपने प्रीमियम के वापस मिल जाएंगे। तो ये बात बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं ये, where a partner has paid a premium on entering a partnership of a fixed term। अब क्या बोल रहा है, फिक्स्ड टर्म की पार्टनरशिप में। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहां पे पार्टनरशिप एट विल है वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हो कि अगर पार्टनरशिप एट विल है, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से डिसोल्यूशन होगा तो उसके अंदर जो उसने प्रीमियम पे किया था उसको कुछ प्रीमियम का हिस्सा वापस मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हो तो वो बात अलग है, अदरवाइज पार्टनरशिप एट विल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड द फर्म इज डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट टर्म, की और जो फर्म है वो उस पीरियड से पहले डिसॉल्व हो गई। अदरवाइज देन बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर। लेकिन ये चीज कब एप्लीकेबल नहीं है, जैसे जो पार्टनर गया, जैसे मान लीजिए 8 महीने में वो पार्टनर गया, लेकिन 8 महीने में उसकी डेथ हुई थी। वो जो उसने पार्टनरशिप छोड़ी वो किस कारण से छोड़ी, ये जो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई, क्यों डिसॉल्व हुई, पार्टनर की डेथ के कारण, तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने एग्रीमेंट में लिख देते हो कि अगर भाई किसी पार्टनर की डेथ हुई उसके बावजूद भी प्रीमियम वापस होगा, तो प्रीमियम वापस होगा। जैसे फर्न्स वर्सेस कार के केस के अंदर हुआ था ये चीज। लेकिन मान लीजिए कि किसी पार्टनर की डेथ होती है, क्यों डेथ होती है, क्योंकि उसको पता था पहले से कि भाई मेरे को कोई ऐसी डिजीज है जिससे मेरी डेथ हो सकती है और इस चीज को कंसील करता है, तो फिर वहां पे अगर एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है तो प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ऑफ अ पार्टनर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ द प्रीमियम और सच पार्ट ऑफ देयर एज मे बी रीजनेबल। भाई जितना भी अमाउंट रीजनेबल है वो वापस मिल जाएगा। अगर इस तरीके की चीज होती है, फिक्स टर्म के लिए होता है, वो उससे पहले प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है। तो regard being had to be terms upon which he become partner and to the length of time during which he was partners unless, लेकिन कब नहीं मिलेगा, एक और रीजन जैसे डेथ की वजह से नहीं मिला, और रीजन बताता है डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू हिज ऑन मिसकंडक्ट। अपने मिसकंडक्ट के कारण, अपनी उसकी गलती के कारण वो पार्टनरशिप फर्म से निकाला जाता है या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है उस टाइम पीरियड से पहले जितने के लिए वो बनी थी। यहां पे बुलक वर्सेस क्रॉकेट का केस भी होता है, तो इस केस को आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा बताते हैं द डिसोल्यूशन इज इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर द रिटर्न ऑफ द प्रीमियम और एनी पार्ट ऑफ इट। या फिर वो जैसे क्या करते हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं, अभी 8 महीने बीते थे, या फिर अपने पहली एग्रीमेंट में लिख लेते हैं क्या कि अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन भी होता है, जैसे 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, 1 साल की पार्टनरशिप फर्म थी, तो कोई भी प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा, तो उस केस के अंदर वो प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा, अदरवाइज वो प्रीमियम वापस करना पड़ेगा। तो सेक्शन 51 के अंदर हमें इतनी बातें बताई गई। फिर आते हैं हम सेक्शन 52 के ऊपर। सेक्शन 52 क्या बोलता है, राइट ऑफ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, राइट ऑफ पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड फॉर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप फर्म किस वजह से खत्म हुई, किसी पार्टनर से एबीसीडी पार्टनर थे, तो डी ने क्या किया कि उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर फ्रॉड किया या मिस रिप्रेजेंटेशन की, उस वजह से वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। तो जैसे अब ए बी सी इस वजह से छोड़ के जाते हैं पार्टनरशिप फर्म, तो उनके क्या राइट्स बनते हैं वो इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। ये सेक्शन क्या बोलता है, देखिए ये सेक्शन एक 52 सेक्शन है, यहां पे इनके राइट बताए गए हैं। इसके अलावा इनके राइट्स कहां कहां पे और आते हैं, जैसे कि सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, वहां पे इनके राइट आते हैं जहां पे फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा टॉर्ट के अंदर ये अपने राइट्स मांग सकते हैं, और उसके अलावा सेक्शन 52 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में ये अलग से अपने राइट्स मांग सकते हैं। क्या बोलता है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग पार्टनरशिप इज रिजाइंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पार्टनरशिप बनी थी और वो क्यों खत्म हुई, क्योंकि उसको किसी पार्टनर ने उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किया था। ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज देयर टू द पार्टी एंटाइटल्ड टू रिजाइन इज, की जो भी पार्टी एंटाइटल्ड है उसको खत्म करने के लिए, जैसे बाकी 3 पार्टनर्स जो एंटाइटल्ड हैं, विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर राइट्स। विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर राइट मतलब कि इसके अलावा जो उनके राइट्स है, जैसे मैंने बताया सेक्शन 19 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर जो टॉर्ट के राइट्स है वो तो उनको मिलेंगे। उसके अलावा क्या उनको राइट्स है, पहला टू लीन ऑन
और राइट ऑफ रिटेंशन, किस चीज का राइट मिल रहा है, लीन करने का या फिर रिटेन करने का, अपने पास रखने का, किस चीज को, द सरप्लस को, और द असेट ऑफ द फर्म रिमेनिंग आफ्टर द डेप्ट ऑफ द फर्म, कि भाई जो भी डेप्ट पे करने के बाद जो भी सरप्लस बचता है, जो भी पैसा बचता है उसको रिटेन करने के लिए, लीन करने के लिए, फॉर एनी सम पेड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ शेयर ऑफ द फर्म, को किस अमाउंट को पे करने के लिए, जो भी उसने फर्म को पे किया था एज अ शेयर इन द फर्म। अब ये शेयर इन द फर्म का मतलब क्या है, जो उसने प्रीमियम के लिए पैसा दिया था उसकी बात कर रहा है। एंड फॉर एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय हिम, या फिर उसने जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा दिया था, जैसे उसने कैपिटल लगाई थी उसके लिए, और पहली चीज किसके लिए, जो उसने प्रीमियम पे किया था उसके लिए, तो उसके लिए उसको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। दूसरा जो उसको राइट मिलता है वो मिलता है टू रैंक एज क्रेडिटर ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड बाय हिम टुवर्ड द डेप्ट ऑफ द फर्म। जैसे जब हम सेक्शन 48 पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं कि किस मेथड के अंदर पेमेंट की जाती है डेटर्स को, सॉरी क्रेडिटर्स को। सबसे पहले जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको पे करते हैं, फिर इनकी बाजी आती है। तो यहाँ पे जो इनकी अब रैंक हो जाती है वो पेमेंट करने की, वो इसी तरीके से हो जाती है जैसे एक आउटसाइडर क्रेडिटर को पे किए जाते हैं। जैसे सेक्शन 48 के सब सेक्शन 2 के आई के अंदर जो रैंक होती है क्रेडिटर की, वही रैंक अब इनको भी मिल जाती है। तो ये प्रायर इनको परमिशन मिल जाती है, जो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 48 सब सेक्शन 2 का 1 क्लॉज पढ़ते हैं उसके अंदर। और तीसरा राइट क्या होता है इनके पास, टू बी इंडेमनिफाइड बाय द पार्टनर और पार्टनर्स गिल्टी ऑफ द फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। इसके अलावा इनके पास ये राइट होता है कि इनको इंडेमनीफाई किया जाए किसके द्वारा, जिस पार्टनर ने मिस रिप्रेजेंटेशन की थी या फ्रॉड की थी फर्म के अगेंस्ट। तो ये सारे राइट्स जो होते हैं इनको मिल जाते हैं, जो कि हमें सेक्शन 52 के अंदर बताए गए हैं। इसके बाद अब आते हैं सेक्शन 53 के ऊपर। सेक्शन 53 बताता है राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम एंड फर्म प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म थी तो यहां पे क्या होगा कि भाई फर्म का नाम था या फर्म की प्रॉपर्टी होगी कुछ, तो उस प्रॉपर्टी को या उस फर्म के नाम को यूज करने से रोकने का राइट है। क्या बोलता है सेक्शन 53, आफ्टर अ फर्म इज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो गई, एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में, तो हर एक जो बाकी पार्टनर्स थे, जैसे BCD पार्टनर थे, अब जैसे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, ABCD पार्टनर थे, अब क्या होता है कि एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर में, मतलब AB, BB, CB, DB सभी के पास क्या राइट आ जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स टू द कॉन्ट्री रिस्ट्रेन एनी अदर पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव from carrying on a similar business in the firm name or from using any property of the firm for his own benefit until the affair of the firm have been made completely bound up। मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 पार्टनर्स थे या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, चारों ही पार्टनर्स के पास ये राइट है कि वो बाकी तीनों पार्टनर्स को रोके, किस चीज से, जब तक जो ये पार्टनरशिप फर्म है ये मतलब प्योरली बाउंड अप नहीं हो जाती, उसके सारे अफेयर्स खत्म नहीं होते, तब तक बाकी कोई भी पार्टनर, जैसे ए है उसके पास ये राइट है वो BCD को रोके, जब तक पार्टनरशिप फर्म की सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती तब तक वो उस पार्टनरशिप फर्म का ना तो नाम यूज करे ना ही उस पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करे। तो ये दो काम करने का राइट है सभी पार्टनर्स को। ऐसी B के पास भी राइट है कि वो ACD को रोके, ऐसी C के पास राइट है, ऐसे D के पास राइट है, और इनके रिप्रेजेंटेटिव के पास भी सेम राइट है। लेकिन क्या होता है अगर मान लीजिए कि जब फर्म डिसॉल्व हुई, वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा था, तो उसकी गुडविल मान लीजिए B ने खरीद ली, तो अब B के अगेंस्ट ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, B उस नाम को यूज कर सकता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट हिज राइट टू यूज द फर्म नेम, अगर क्या, कब, जब उसने उस गुडविल को खरीदा है। द फर्म्स नेम कैन बी परचेज एंड देयर आफ्टर यूज, दिस इज द इंपोर्ट ऑफ सेक्शन 53 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये बात कौन से केस के अंदर भी बोली गई थी, राजेंद्र कुमार शर्मा वर्सेस ब्रिजेंद्र कुमार शर्मा AIR 1994 का केस है। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 54 के ऊपर। तो सेक्शन 53 तक हमें इतनी बातें बताई गई थी। अब सेक्शन 54 क्या बोलता है, एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। क्या बोल रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट जो उनको रोकेगा ट्रेड करने से। यहां पे हमें सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पता होना चाहिए। उससे पहले हमें सेक्शन को पढ़ते हैं, क्या बोलता है, पार्टनर्स में अपॉन और इन एंटीसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। दो जगह पे पार्टनर्स ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करेंगे, पार्टनर ऐसा कर सकते हैं कब, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और ऑन द एंटीसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब उनको लग रहा है कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। मेक एन एग्रीमेंट, अब जब उनको ऐसा लग रहा है या फिर जब ऐसा डिसॉल्व हो रही है उस वक्त वो क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। मेक एन एग्रीमेंट दैट सम और ऑल ऑफ देम विल नॉट कैरी ऑन बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म,
वो एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि वो जो सेम काम है जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो सारे मिलके कर रहे थे कि वो सेम काम एक स्पेसिफाइड पीरियड तक नहीं करेंगे और एक स्पेसिफाइड एरिया में नहीं करेंगे। इस तरीके का वो एग्रीमेंट कर लेते हैं और विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स एंड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड इफ द रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड आर रीजनेबल। तो इस तरीके का जो उन्होंने एग्रीमेंट किया कि भाई कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा या ये चीज जो होगी ये वैलिड होगी, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, वहां पे सेक्शन 27 नहीं लगेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अगर उसके अंदर जो टर्म्स रखी गई हैं वो रीजनेबल टर्म्स रखी गई हैं। रीजनेबल टर्म्स रखे जाना जरूरी है। अगर वो रीजनेबल टर्म्स नहीं होंगी तो फिर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। रीजनेबल मतलब एक टाइम ड्यूरेशन सही दिया जाए, 10 साल 15 साल ऐसे टाइम रखा जाए। टाइम रख दिया आपने 100 साल का तो फिर वो रीजनेबल नहीं है। आपने लिमिट रखी कि भाई इसके 100 किलोमीटर के अंदर, आप लिमिट रख रहे हो कि आप इससे 2000 किलोमीटर के अंदर ऐसा काम नहीं कर पाओगे, तो फिर वो चीज नहीं। रीजनेबल वहां पे रेस्ट्रिक्शंस आपने लगानी है। तो फिर इस तरीके का अगर आप एग्रीमेंट बनाते हो कि कोई भी पार्टनर जो है एक टाइम तक और एक लिमिट के अंदर एक एरिया के इस तरीके का काम नहीं करेगा, तो फिर ये चीज ऐसा एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा और कोई भी फिर वो काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसको रुकवाया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है। तो सेक्शन 54 के अंदर हमें ये बात बोलेगी। अब हम आते हैं सेक्शन 55 के ऊपर। ये लास्ट सेक्शन है और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये हमें बताता है सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन हुआ तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिसोल्यूशन होने के बाद वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता है। तो वाइंडिंग अप के अंदर हम क्या करते हैं, सारी असेट्स बेचते हैं, लायबिलिटीज पे करते हैं। तो जैसे हम उस पार्टनरशिप फर्म की बाकी सारी असेट्स को बेचते हैं वैसे ही हम उस पार्टनरशिप फर्म की गुडविल को भी बेचते हैं। हम उसकी गुडविल को भी एक असेट्स मानते हैं और बाकी सारे असेट्स के साथ ही उस गुडविल को भी बेचते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म के बाद कुछ असेट्स हों, कुछ फिक्स असेट्स होंगे, कोई और चीजें होंगी, कैश तो नहीं, बाकी जैसे कोई और चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें बिकेंगी। उसकी जो भी असेट्स होंगी वो सारी बिकेंगी, स्टॉक्स होंगे, जो भी चीजें होंगी। इसी तरीके से गुडविल भी साथ में उसकी बिकेगी और जो लायबिलिटीज है वो उसी पैसे में से, जो भी पैसा आएगा उसमें से पे की जाएंगी। तो क्या बोलता है, इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ अ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट को सेटल कर रहे हैं डिसोल्यूशन के बाद। द गुडविल शैल सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो चीज फॉलो होगी, अदरवाइज ये गुडविल भी क्या होगी, बी इंक्लूडेड इन द असेट्स। उसको असेट्स में इंक्लूड कर लिया जाएगा, जैसे बाकी असेट्स है वैसे गुडविल भी है। एंड इट मे बी सोल्ड इधर सेपरेटली और अलॉन्ग विद अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। या तो उसको आप अलग जाके बेचोगे, भाई ठीक है हम अपनी गुडविल बेच रहे हैं, आपको इस नाम से काम करना है, जो भी है आप करिए। या फिर जैसे आप सारी असेट्स के साथ साथ ही उसको बेच रहे हैं कि आप हमारी असेट्स भी रखिए, हमारी गुडविल भी रखिए, आप पूरा काम आप ही करिए। तो इस तरीके की चीज भी हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि बायर के क्या राइट होंगे और सेलर के क्या राइट होंगे। अगर कोई व्यक्ति गुडविल खरीद रहा है और कोई व्यक्ति गुडविल बेच रहा है तो उनके राइट्स क्या होंगे। तो बताता है वेयर द गुडविल ऑफ अ फर्म इज सोल्ड आफ्टर डिसोल्यूशन, कि भाई डिसोल्यूशन के बाद आपने अपनी गुडविल को बेचा, अ पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द बायर। तो अब जैसे मैंने ABCD हम पार्टनर्स थे, हमने क्या किया, EFG को जाके अपनी गुडविल बेच दी, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप चालू कर दी। तो अभी भी हमारे पास ये राइट है कि हम सेम बिजनेस कर सकते हैं उनको कंपटीशन देने के लिए, बट सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड द बायर ही में नॉट। लेकिन जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर क्या चीज जरूर इंक्लूड होगी कि यूज ऑफ द फर्म नेम, कि जो जिन्होंने सेल किया है वो गुडविल, वो फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे कहीं पे भी, वो किसी और नाम से काम करेंगे, वो सेम नाम से काम नहीं करेंगे जिस नाम की गुडविल उन्होंने बेची है। दूसरी बात, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कहीं पे भी किसी को ये चीज नहीं दर्शाएंगे कि वो उसके पार्टनर थे। अब जैसे यहाँ पे हुकुम वर्सेस पोर्टेज का केस आता है। हुकुम वर्सेस पोर्टेज के केस में क्या होता है, हुकुम वर्सेस पोर्टेज के केस में क्या होता है कि जो हुकुम होता है वो क्या करता है। अब क्या होता है, जैसे अभी इनकी एक दो बंदे थे, हुकुम और पोर्टेज। अब इनकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब फर्म डिसॉल्व हुई तो यहाँ पे डिक्लेयर होता है कि ये जो गुडविल है ये हुकुम की है। कोर्ट ऐसा डिक्लेयर करता है कि ये जो गुडविल है हुकुम की है। हुकुम जो है अपनी पार्टनरशिप चालू करता है अलग किसी और के साथ, या अपना बिजनेस चालू करता है। और जो पोर्टेज होता है ये भी अपना अलग काम शुरू करता है और उसका नाम रखता है पोर्टेज फ्रॉम हुकुम एंड पोर्टेज। तो यहाँ पे कोर्ट ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो पोर्टेज उस नाम को यूज कर रहा है, पोर्टेज फ्रॉम हुकुम एंड पोर्टेज, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म से बिलोंग करता है। तो इस तरीके का काम वो जो उसने किया वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, उसको रोक दिया जाएगा कि वो ऐसा काम ना करे। तीसरी चीज आती है जो यहाँ पे नहीं कर सकते हम,
मतलब अगर जैसे मैंने अपनी गुडविल को बेचा है तो जिसने बेचा है वो ये काम नहीं कर सकता। सॉलिसिट द कस्टम ऑफ पर्सन हु आर डीलिंग विद द फर्म बिफोर इट्स डिसोल्यूशन। भाई जैसे अब यहाँ पे केस है ट्रेगो वर्सेस हंट का, इससे हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जब इन्होंने पार्टनरशिप चालू की होती है ट्रेगो और हंट ने मिलकर, ये कहते हैं कि हम 7 साल की पार्टनरशिप करेंगे। अब जब 1 साल की पार्टनरशिप रह जाती है उस वक्त ट्रेगो की डेथ हो जाती है, और ये बोलते हैं कि जब इन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था उस वक्त ये बोला था कि जो ट्रेगो एंड हंट की जो पार्टनरशिप होगी, इसकी जो गुडविल होगी वो ट्रेगो को बिलोंग करेगी। अब ट्रेगो की डेथ हो जाती है तो हंट क्या करता है, उसकी वाइफ के साथ, ट्रेगो की वाइफ के साथ मिलकर पार्टनरशिप अपनी चालू करता है, वही आगे उसको कैरी ऑन करता है। अब वो जो उसकी वाइफ होती है ट्रेगो की, वो क्या देखती है, हंट क्या कर रहा है, जब 1 साल का टाइम बचा है वो शाम के वक्त बैठ के, जब ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं, वो किसी क्लर्क को बिठा लेता है वही ऑफिस के, और उससे लिस्ट बनवाता है जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं। वो क्यों लिस्ट बनवा रहा था, ताकि जब इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो उनसे वो पर्सनली जाके मिले और काम ले उनसे। तो यहाँ पे उसकी वाइफ क्या करती है, कोर्ट में जाती है और इंजंक्शन मांगती है कि इसको रोका जाए कि इस तरीके की कॉपीज ये ना बनाए। तो यहाँ पे कोर्ट ये इंजंक्शन अलाउ कर देता है और उसको मना करता है कि वो इस तरीके की कॉपीज ना बनाए। तो वो इसी सेक्शन के हिसाब से इंजंक्शन मांग रही है, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे जाके कि मैं उसी फर्म से बिलोंग करता हूं। तो ये बात बताएगी। फिर बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अब आप इस तरीके का एग्रीमेंट करते हो जहां पे आप रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो एनी पार्टनर अपॉन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ अ फर्म, जब मैं आप सेल कर रहा हूं गुडविल, जब मैं सेल कर रहा हूं उसको गुडविल, तो यहां पे हम इस तरीके का एग्रीमेंट कर सकते हैं with the buyer that such partner will not carry on business similar to that of the firm within a specified period or within the specified local limits। तो मैं उसके साथ ये एग्रीमेंट कर सकता हूं कि भाई तू मेरी गुडविल खरीद ले, लेकिन यहाँ के 10 किलोमीटर के अंदर और 7 साल तक ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने कंडीशंस उसके ऊपर कैसी कंडीशन लगाई, रीजनेबल कंडीशन लगाई। तो इस तरीके का अगर मैं एग्रीमेंट करता हूं तो वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा और वो एनफोर्सेबल होगा। तो ये चीजें हमें सेक्शन 55 तक बताई गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।